100 बात की। यूक्रेन से लेकर चीन और ताइवान से उत्तर कोरिया तक इस युद्ध में क्या वर्ल्ड वॉर वाली वार्निंग साफ साफ दिख रही है? किसके पास है परमाणु वाला कटप्पा जिसके बम ने फैला दिया नेटो में डर, जिसने पैदा किया समंदर का बवंडर, अब चीन के और करीब पहुंच गया है अमेरिका का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर। कैसे खामोश होगा, कैसे खत्म होगा विश्व युद्ध का सबसे बड़ा वॉर थिएटर? ये है तबाही की सबसे बड़ी आहट। दुनिया को बहुत बड़ी तबाही की आहट सुनाई दे रही है। ऐसी आहट जिसने परमाणु युद्ध का शोर मचाया हुआ है। वर्चस्व का जोर है, ऐसा हो गया जिसने समंदर को भी खौला दिया है। बाइडेन को डिस्ट्रॉयर दौड़ाना पड़ा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और उसका नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में आखिर ऐसा क्या कर दिया है जिससे पूरे बाइडेन कैंप में सन्नाटा फैला हुआ है? नेटो के हेडक्वार्टर में खौफ पसरा हुआ है। जवाब है 5 टुकड़ों में यूक्रेन। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि पुतिन का एक कदम दुनिया को किस कगार पर पहुंचा सकता है। ये यूक्रेन युद्ध का एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में लाइव वॉर कैद है। यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन पर ऐसी ही गोलीबारी हो रही है। पुतिन की सेना ऐसे पीछे भाग रही है, लेकिन पुतिन को फायर चाहिए। रणभूमि में धमाके चाहिए। रिजर्व फोर्स यूक्रेन में लैंड हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के सामने पुतिन की नाक कटवा रही है। गौर से देखिए इन फौजियों को, ये किस भाषा में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कुछ समझे आप? कुछ अंदाजा लगाया आपने? यूक्रेन की धरती पर एक तरफ रूस की रिजर्व फोर्स है और उनको खदेड़ते दूसरी तरफ है यूक्रेन के स्पेशल फोर्स। ये वीडियो खार्किव का है, जहां रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खार्किव में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स कितनी तगड़ी लड़ाई लड़ रही है, जिसमें अमेरिका से मिली स्पेशल ट्रेनिंग और ब्रिटेन से मिले स्पेशल फोर्स हथियार रूस के सैनिकों के लिए काल बन गए। 7 महीनों बाद भी यूक्रेन में युद्ध का नक्शा ऐसे उभर कर आता है। खार्किव में रूस भले ही पीछे हटने को मजबूर हो गया, लेकिन सेवेरोडोनेत्स्क, लुहांस्क, डोनेत्स्क, मारियोपोल से लेकर दक्षिण में खेरसोन तक अभी भी रूस के कब्जे में है। रूस का दावा है कि उसका हमला कम से कम तब तक जारी रहेगा जब तक वो डोनेत्स्क को अपने नक्शे में मिला नहीं लेता। यूक्रेन युद्ध में पुतिन एक साथ 3 प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला, यूक्रेन में रिजर्व फोर्स भेज युद्ध को जारी रखना। दूसरा, दुश्मन में खौफ भरने के लिए परमाणु युद्ध की चेतावनी देना। और तीसरा, तोप के बदले वोट से यूक्रेन को तोड़ना। पुतिन का रुख और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर देख दुनिया मानने लगी है
7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स आ गया है। अब या तो युद्ध खत्म होगा या फिर आर पार होगा। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी के बाद नेटो चीफ जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें नेटो चीफ जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अपने इस ताजे बयान में नेटो चीफ ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के इस बयान से साफ है कि अब नेटो को भी लगने लगा है कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं, जब यूक्रेन की सेना लगातार रूस की सेना को पीछे खदेड़ रही है। आखिर ऐसे वक्त में नेटो प्रमुख को परमाणु युद्ध का खौफ क्यों सता रहा है? आखिर परमाणु बम को लेकर रूस और नेटो एक बार फिर आमने सामने क्यों आ गए हैं? इस सवाल का जवाब पुतिन के उस बयान से मिल जाएगा जिसमें उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के नेटो पर निशाना साधा। आगे बढ़ने से पहले पुतिन की वो वार्निंग सुन लीजिए जिसने नेटो चीफ को इतना डरा दिया है। Пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. दरअसल पुतिन ने यूक्रेन को मदद दे रहे पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में वार्निंग दे डाली है कि नेटो के कुछ देश और उनके नेता रूस के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। पुतिन को जितना सुनेंगे तो उतनी ही गहराई से आप नेटो चीफ के परमाणु फियर को समझ सकेंगे। Кто позволяет себе такие заявления в отношении России? Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. सुना आपने, पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने अपना पुराना प्रण दोहराया कि वो रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी पुतिन ने ये साफ कर दिया है कि अब लक्ष्मण रेखा पार हो गई है, रूस को हल्के में लेना, खतरे से खेलना है। नेटो को रूस अपना जानी दुश्मन मानता है और अमेरिका रूस के पड़ोस में नेटो का विस्तार चाहता है। दरअसल रूस को अपने पड़ोस में नेटो के सैन्य ठिकानों की मौजूदगी पसंद नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर रूस सीधे सीधे नेटो के निशाने पर आ जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने अपने हथियारों का गोदाम यूक्रेन के लिए खोल दिया। वहीं पुतिन को यूक्रेन युद्ध में मात मंजूर नहीं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. पुतिन के इसी बयान को सुन नेटो भड़का हुआ है। पुतिन के परमाणु प्रहार को लेकर पलटवार पर उतर आया है। नेटो चीफ ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा और रूस को पता होना चाहिए कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। जब हम रूस राष्ट्रपति पुतिन की ओर से बार बार इस तरह की परमाणु बयानबाजी देखते हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसलिए हम साफ संदेश दे रहे हैं कि रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही साथ नेटो ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में हुई वोटिंग को भी अवैध करार दिया है, लेकिन जनमत में बहुमत मिलने का दावा कर रूस ने यूक्रेन में कब्जे का रास्ता शीशे की तरह साफ कर दिया है। जनमत वाले इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया। ये 4 शहर मिलकर यूक्रेन का 15% इलाका बनते हैं। रूस की सरकारी मीडिया में जनमत संग्रह का वीडियो जोर शोर से दिखाया जा रहा है। कब्जे वाले इलाके में बैलेट बॉक्स से लोगों के घर घर ले जाकर वोट करवाया गया है। दावा है
कि चारों शहर में बैलेट्स की गिनती पूरी हो चुकी है। डोनेस्क में 99%, लुहांस्क में 98%, ज़ैपोरिज़िया में 93% और खेरसोन में 87% जनता ने रूस का हिस्सा बनने के पक्ष में वोट किया है। В любом случае будет за Россию, потому что не просто так я пришла сюда голосовать. Хочется верить в лучшее, что все-таки жизнь наладится, вот, и все будет процветать, и мы станем Россией. Человек. Я всю жизнь был в России. Здесь была Россия. Какой ваш выбор был сегодня? Да. पुतिन के जनमत संग्रह वाले प्लान से साफ हो जाता है कि उनकी नजर शुरू से ही यूक्रेन के इस हिस्से पर थी और इस इलाकों को अब तोप से नहीं तो वोट से ही रूस में मिलाने जा रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया कीव पोस्ट ने ब्रिटेन के खुफिया जानकारी का हवाला देकर दावा किया है कि पुतिन 30 सितंबर को कब्जे वाले यूक्रेन पर रूस में मिलाने का ऐलान कर सकते हैं, जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा। पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि समंदर के नीचे से गुजरती दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन में रूस ने खुद ही ब्लास्ट किया है। ये पाइपलाइन रूस से यूरोप को गैस सप्लाई करती है, जिसमें 3 जगह से रिसाव हो रहा है। गहरे समंदर में हो रहे रिसाव के बाद यूरोप के कई देश परेशान हैं। रूस का कहना है कि उसकी पाइपलाइन पर हमले के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। रूस और यूरोप दोनों के अलग अलग दावों की सच्चाई इस रिपोर्ट में आपको पता चले। समंदर में किसने रची साजिश? किसने उड़ा दी यूरोप की गैस पाइपलाइन? जल में रूस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? पानी में आग लगाने की स्क्रिप्ट किसकी? रूस की खुफिया एजेंसी फिर फेल। यूरोप को रुलाने वाली डर्टी पिक्चर। यूक्रेन के शोले समंदर पर बरसे। समंदर की सतह पर निकलते इन बुलबुलों ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये बुलबुले साजिशों की बदबू से भरे हैं। समंदर में आग लगाने का षड्यंत्र रचा गया है। समंदर में रूस की शान पर बट्टा लगाने की कोशिश हुई है। बाल्टिक सागर का पानी खौल रहा है। उसके भीतर से उठते गैस के गोले सतह पर पानी का रंग बदल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन चिंतित हैं। स्वीडन की प्रधानमंत्री हल्कान है। रूस से जर्मनी जाने वाली गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 में धमाका हो गया है। स्वीडन मैरीटाइम की ओर से बताया गया है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 में एक लीक स्वीडन इकोनॉमिक जोन में, जबकि दूसरा डेनिश में है। ये एक दूसरे के काफी पास है। Well, we heard this morning, of course, about this leak, and so when we saw that the location and our automatic locations, we have 2 systems running in parallel, and both of them located this very close to each other, and so it was very clear that this actually, was a true location. And then we started looking at it and saw that this is a blast. It's a fairly sizable blast, and so close to this area where the leak is occurring. प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन में हुए असामान्य रिसाव ने यूरोप के माथे पर बल डाल दिया है। बाल्टिक सागर में रूस के गैस पाइपलाइन में लीक ऐसे वक्त हुआ है जब पोलैंड और यूरोप को रूस की गैस आपूर्ति से अलग करने के लिए तैयार पाइपलाइन का उद्घाटन होना है। यूक्रेन वॉर के चलते रूस ने पोलैंड का गैस कनेक्शन काट दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि नॉर्ड 1 या 2 में रिसाव से ऊर्जा आपूर्ति को खतरा नहीं है,
क्योंकि रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति नहीं कर रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि पर्यावरण पर इसका सीमित प्रभाव होगा, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है जिसे सामान्य गैस पाइपलाइन लीक मानकर छोड़ दिया जाए। नॉर्ड स्ट्रीम 1 ही नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 में भी एक जगह रिसाव का पता चला है। रिसाव वाले क्षेत्र में नेवी गश्त लगा रही है, जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है, किसी नौका को भी इस क्षेत्र से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। Jeg vil ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu, men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation, og der er tale om 3 læk, endda med noget afstand imellem sig. Og derfor er det svært at forestille sig, at det skulle være tilfældigt, det der foregår. Men det er for tidligt at konkludere på endnu, og derfor ser vi også. यूक्रेन से जंग के बाद रूस ने अपने कारगर हथियार के तौर पर गैस का इस्तेमाल किया है। यूरोप को भारी सर्दी से बचाने वाली रूस की गैस भंडार की सप्लाई को लेकर पुतिन ने यूरोप को कई मायनों में झुकने पर मजबूर किया है। ये सही है कि जिस पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है उससे गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन रूस ने जिस तरह से गैस पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है वो चिंता में डराने वाला है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पश्चिमी रूस में वायबोर्ग से बाल्टिक सागर के जरिए पूर्वोत्तर जर्मनी में लुब्मिन तक जाती है। मतलब बाल्टिक सागर के नीचे से जर्मनी तक गैस पहुंचाई जाती है। ये 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। हर एक पाइपलाइन 2 लाइनों से बनी है, जिसमें हर एक में 1 लाख पाइपलाइन है। हर एक पाइपलाइन 39 फीट लंबी है। जब यूरोप के कई नेता जानबूझकर गैस पाइपलाइन में धमाके की साजिश का शक जता रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने गैस पाइपलाइन में लीक को सीधे तौर पर रूस की साजिश का हिस्सा बताया है। बड़े पैमाने पर गैस लीक और कुछ नहीं है, इसे रूस ने प्लान किया है और यह आक्रमण की कार्रवाई है यूरोप के खिलाफ। रूस आर्थिक रूप से यूरोप को नुकसान पहुंचाना चाहता है और सर्दियों से पहले यूरोप में खौफ भरना चाहता है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 में 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर पहले भी चर्चा हुई, लिहाजा इसे और विस्तार में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक भौगोलिक तथ्य है कि जब सर्दी पड़ेगी तो यूरोप को रूस के गैस की जरूरत पड़ेगी। और अगर यूक्रेन के दावे के मुताबिक खुद रूस ने अपनी पाइपलाइन तबाह की है तो इसके पीछे बड़ा मकसद होगा। इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएं, उससे पहले रूस के इस अति महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन की डिटेल जान लीजिए। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की शुरुआत 2012 में हुई। नॉर्ड स्ट्रीम दुनिया की समंदर के अंदर बिछी सबसे बड़ी पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का काम सितंबर 2021 में पूरा हुआ। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की सालाना क्षमता 1.9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की है। इसमें इतना ही गैस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की जोड़ दें तो नॉर्ड स्ट्रीम की सालाना क्षमता हो जाएगी करीब 4 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की। जरा सोचिए किस पैमाने पर यूरोप को रूस गैस पहुंचा रहा है और पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। इस पाइपलाइन के निर्माण के कारण मध्य यूरोप और पूर्वोत्तर यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ इसका विरोध भी किया। कहा गया कि इससे रूस पर यूरोप की निर्भरता बढ़ेगी और पुतिन इसका गलत फायदा उठाएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन ने यूरोप को गैस सप्लाई करने को लेकर तेवर भी दिखाए और अब सर्दियां पास आ रही हैं तो फिर यूरोप खौफ में है, जिसकी ओर इशारा यूक्रेन कर रहा है। जंग में यूक्रेन को लगातार मिल रहे यूरोपीय मदद से पुतिन खफा है और इसलिए यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस ने ही पाइपलाइन उड़ा दिया है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि रूस के गैस पर निर्भरता कम करने के लिए अब पोलैंड और कई देशों ने मिलकर एक नई पाइपलाइन के उद्घाटन का फैसला किया है। इस पाइपलाइन की मदद से नॉर्वे से प्राकृतिक गैस डेनमार्क और बाल्टिक सागर से होते हुए पोलैंड पहुंचेगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस पाइपलाइन से सप्लाई शुरू होने से रूस की वसूली और ब्लैकमेलिंग नीति का अंत हो गया है। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में रिसाव की वजहों को साफ करने के लिए फिलहाल किसी ने भी कोई सबूत पेश नहीं किया है, लेकिन कई यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस ने जानबूझकर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ रूस का पक्ष भी जान लीजिए। Пока непонятно какого характера в датской зоне экономической. И действительно значительно упало давление.
Но это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की वजह से फिलहाल नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस की सप्लाई पर रोक है, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 हमलों से कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था, लेकिन सप्लाई शुरू नहीं हो सकी थी। ये तय है कि सर्दियों के सितम से बचने के लिए यूरोप को रूस की गैस चाहिए। रूस सबसे ज्यादा जर्मनी को गैस सप्लाई करता है, इसके बाद इटली, बेलारूस, तुर्की, नीदरलैंड, हंगरी, कजाकिस्तान, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड का नंबर है। ब्रिटेन जरूरत का सिर्फ 5% गैस ही रूस से आयात करता है और अमेरिका रूस से बिल्कुल भी गैस आयात नहीं करता है। इस बीच कई देश रूस का विकल्प देख रहे हैं। अमेरिका ने इस साल के आखिर तक यूरोप को अतिरिक्त 15 अरब क्यूबिक मीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG देने को तैयार है। इसके बावजूद 2030 तक हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस सप्लाई की जरूरत होगी। अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA ने यूरोपीय सहयोगियों को नॉर्ड स्ट्रीम पर हमले को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। अब CIA का दावा है कि इस हमले में रूस ने अपने अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा। यूरोपीय देश इल्जाम लगा रहे हैं कि इससे रूस को फायदा होगा। हमले के बाद से गैस के दाम जो गिर रहे थे, उनमें 19% की बढ़ोतरी हुई है। यूरोप एनर्जी के दूसरे स्रोतों के इस्तेमाल को भी बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करने में समय लगेगा और ये उतना आसान भी नहीं है। कच्चा चिट्ठा में अब बात ड्रैगन के डिस्ट्रॉयर की, यानी अमेरिका का वो हथियार जो चीन की नेवी को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी नेवी को काबू में करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका अपना अदृश्य वॉरशिप उसके मुकाबले में उतार दे। जो बाइडेन ने ठीक यही किया है। आपने F-35 और F-22 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट देखा होगा। आपने अमेरिका का B-2 जैसा खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर देखा होगा। आपने स्टेल्थ ड्रोन भी देखा होगा, जिस पर अभी काम जारी है। लेकिन अब अमेरिका ने शी जिनपिंग को डराने के लिए अपना स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर भी एशिया में भेज दिया है। क्या है स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, जो रेडार में एक छोटी सी नाव की तरह नजर आता है? क्यों खास है ये वॉरशिप, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी जहाज कहा जा रहा है? क्योंकि इसके एशिया में पहुंचने से दुनिया में हाइपरसोनिक हथियारों की रेस और तेज होने जा रही है। इसमें बहुत फायर पावर है, बहुत ताकत है और इसकी वजह से चीन में बहुत ज्यादा दहशत है, क्योंकि अब ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर सबसे बड़े युद्ध की वार्निंग दे रहा है। ये है अमेरिका का सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर जुम-1, चीन के बहुत करीब भेज दिया है। कहा जा रहा है कि इस डिस्ट्रॉयर की फायरिंग लाइन में चीन है, लेकिन फायरिंग लाइन तो किम जोंग उन ने दिखा दी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के एशिया दौरे से पहले ही उत्तर कोरिया ने एक बड़ी मिसाइल लॉन्च करके अपने परमाणु वाले इरादे फिर से जाहिर कर दिए हैं। किम इस मिसाइल लॉन्च से बहुत खुश हैं। उसने अमेरिका से बेखौफ होकर अपना मिसाइल वाला एजेंडा जारी रखा हुआ है। Just a few days ago, the DPRK launched a ballistic missile as part of its illicit weapons program, which threatens regional stability and violates multiple UN Security Council resolutions. कमला हैरिस के एशिया दौरे पर इतना घमासान, मिसाइल से लेकर जंगी जहाज की डिप्लॉयमेंट, देखा जाए तो ताइवान की चिंगारी जापान के साथ दक्षिण कोरिया की दहलीज पर पहुंच चुकी है। अमेरिका के स्टेल्थ वॉरशिप का पैसिफिक इलाके में मौजूद होना बता रहा है कि पूरा एशिया अब बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अमेरिका की मीडिया में कुछ खबरें देखिए और उसके सबसे खतरनाक वॉरशिप जुम-1 की फायर पावर के साथ चीन को धमकाने वाला अमेरिका का अंदाज समझिए। हर जगह बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपना बलशाली वॉरशिप चीन के करीब भेज दिया है। पूर्वी एशिया में इस जहाज के आने का मतलब सीधा चीन को सबसे बड़ी वार्निंग मानी जा रही है। जुम-1 की फायर पावर जानने से पहले देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत, यानी इसका स्टेल्थ डिजाइन। इसे टंबल होम होल डिजाइन कहा जाता है, जिससे शिप को पूरी तरह ढका गया है।
ताकि उसका रेडार क्रॉस सेक्शन यानी रेडार की तरंगे जब उस पर पड़े तो बिखर जाएं या वो दुश्मन के रेडार पर बहुत छोटा नजर आए। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ज़ुमवाल्ट रेडार पर एक फिशिंग बोट के बराबर नजर आता है। पैसिफिक क्षेत्र में ज़ुमवाल्ट होने का क्या मतलब है? अगर ये लगातार यहाँ तैनात रहता है तो चीन को अमेरिका की ऐसी वॉरशिप से क्यों डरना चाहिए? उसकी सबसे बड़ी वजह समझ लीजिए। ज़ुमवाल्ट वो जहाज है जिस पर हाइपरसोनिक हथियारों को लगाने की तैयारी चल रही है। अगस्त 2022 की रिपोर्ट है कि ज़ुमवाल्ट को अगले साल यानी 2023 में नए हथियार, जिसे कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी कहा जा रहा है, उससे लैस किया जाएगा। ये एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो बूस्टर रॉकेट के जरिए हाइपरसोनिक रफ्तार वाले हथियारों को लॉन्च करता है। ये ऐसा हथियार है जो 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करेगा और इसके निशाने पर चीन के जमीनी टारगेट के अलावा उसके जंगी जहाज भी होंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पेलोसी की यात्रा के बाद से ही ताइवान और चीन के बीच युद्ध के खतरे वाला मीटर चालू है। Sailors last month, not too far from here, China used Speaker Pelosi's visit to Taiwan as a pretext for an unprecedented show of military force. A pressure campaign against Taiwan. A series of destabilizing actions. And we anticipate continued aggressive behavior from Beijing as it attempts to unilaterally undermine the status quo. अमेरिका ने ज़ुमवाल्ट जैसे 32 जहाज बनाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन बनाए सिर्फ 3। इस वक्त ज़ुमवाल्ट क्लास के 2 डिस्ट्रॉयर एक्टिव हैं। ज़ुमवाल्ट एक 185 मीटर लंबा डिस्ट्रॉयर है जो 16,000 टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसके रेडार अमेरिका के किसी भी और शिप पर लगे सबसे शक्तिशाली रेडार है। इसमें आगे पीछे 2 तोप लगी है, फ्रंट डेक पर, बीच में और आसपास। ज़ुमवाल्ट में टॉम हॉक जैसे मिसाइल दागने के लिए 80 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं। इसमें एडवांस्ड गन सिस्टम लगा है जिससे 155 मिलीमीटर के गोले दागे जाते हैं जो 200 किलोमीटर की रेंज तक फायर करती है। इससे मिसाइल सीधा आसमान की तरफ फायर की जाती है और इसके लिए शिप को अपना रुख बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अमेरिका का सबसे ज्यादा आधुनिक और सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। यहाँ तक कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाली आर्लेक बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर भी इससे 30 मीटर छोटे हैं और 10,000 टन कैटेगरी के वॉरशिप हैं। ज़ुमवाल्ट और आर्लेक बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर के मुकाबले में चाइनीज नेवी का एक बड़ा हथियार देख लीजिए, जो शी जिनपिंग दुनिया से छुपाकर तैयार कर रहे हैं। एक, 2, 3, 4 और 5 चीन से लीक हुई बहुत ही सीक्रेट तस्वीरों ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे छुपाने के लिए चीन ने लगातार कोशिश की, लेकिन अब दुनिया के सामने शी जिनपिंग की सैन्य विस्तारवादी नीति की पोल भी खुल चुकी है। जो तस्वीर में दिख रहा है चीन का डालियान शिपयार्ड, और यहाँ चुपके ड्रैगन अपना सबसे फेवरेट डिस्ट्रॉयर टाइप 52 का निर्माण करने में लगा है। वो भी 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 5 टाइप 52 डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं। लेकिन टाइप 52 डिस्ट्रॉयर क्या है और आखिर इसे बनाने में चीन अचानक से तेजी क्यों ला रहा है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। उससे पहले चीन और अमेरिका की नेवी की तुलना देख लीजिए। शी जिनपिंग की नौसेना इस वक्त एक बहुत तेजी से उभरती हुई नेवी है और ये साइज के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकती है। चाइनीज नेवी की फायर पावर को समझना है तो उसकी मौजूदा ताकत को समझना होगा। चीन की नौसेना ने बहुत तेजी से अपने जहाजों की तादाद बढ़ाई है और पिछले 20 सालों में चीन के ये नए जंगी जहाज बनाने के प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम किया है। चीन के पास 355 से ज्यादा नेवल शिप है और ये तादाद 400 होने जा रही है, जबकि अमेरिका अब 300 वॉरशिप के साथ दूसरे नंबर की नेवी ही रह गया है। चीन की ऐसी तैयारी ना सिर्फ ताइवान के लिए बड़ा अलर्ट, बल्कि अमेरिका और जापान को भी सोचना होगा कि वो चीन की ऐसी बढ़ती हुई नेवल पावर से कैसे मुकाबला करेंगे। फिलहाल ताइवान में घुसने से रोकने के लिए समंदर में बारूदी सुरंग बिछाई गई है ताकि पानी के रास्ते चीन को रोका जा सके।
ताइवान ने वो इलाका जो ये चीन और ताइवान के बीच का समुद्री गलियारा ताइवान स्ट्रेट, 180 किलोमीटर चौड़ा ये गलियारा चीन और ताइवान के बीच एक ऐसा जोन है जहां कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। चीन इस पर अपना पूरा हक जताता है, जबकि ताइवान और अमेरिका समेत दूसरे आसपास के देश इस पर ऐतराज जताते हैं। China is undermining key elements of the international rules-based order. China has challenged the freedom of the seas. China has flexed its military and economic might to coerce and intimidate its neighbors. And we have witnessed disturbing behavior in the East China Sea and in